हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से एकांक सदिशों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि जब किसी सदिश राशि में हम किसी संख्या से, वास्तविक संख्या से या किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थीं। वहाँ पर हमने समान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश या सहप्रारंभिक सदिश, समतलीय सदिश, इस तरह के कुछ सदिशों के बारे में बात की थी। लास्ट में हम लोगों ने शून्य सदिश पढ़ा था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शून्य सदिश का मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। वैसे तो उसकी दिशा अनिश्चित होती है, पर जब कभी आप दो सदिशों का कुछ गुणा भाग जोड़ कर रहे हो और इस तरह से उत्तर आपका आए किसी सदिश की गणना में कि परिमाण शून्य हो, तो शून्य सदिश है। उसी तरह इकाई सदिश है। नाम पर अगर आप गौर करो, एकांक सदिश या इकाई सदिश। एकांक यानी जिसका अंक एक हो, यानी जिसका परिमाण एक हो। तो एक ऐसी सदिश राशि या एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसे हम लोग एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो एकांक परिमाण वाले सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। और किसी सदिश, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर राशि है कि ए वेक्टर से हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो सदिश ए वेक्टर की दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसको उसी वेक्टर के प्रतीक, जैसे ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश कह रहे हो तो एकांक सदिश के लिए भी प्रतीक ए ही रखेंगे, उसके ऊपर एक कैप लगा लेते हैं, एक कैप पढ़ते हैं, से व्यक्त करते हैं। और मान मतलब परिभाषित कैसे करेंगे, ए कैप बराबर यानी वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश बराबर ये हो जाएगा वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए, यानी वह सदिश राशि बटे उस सदिश राशि का परिमाण। और कई बार जब हम किसी सदिश राशि का परिमाण कह रहे होते हैं तो चाहे तो हम ये मापांक वाला ये चिन्ह लगा लें, तो उसका मतलब होता है कि परिमाण की हम बात कर रहे हैं, या ऊपर तीर नहीं लगाए, जैसे ए के ऊपर तीर लगा दिए तो ये समझो सदिश ए है। ए के ऊपर तीर नहीं लगाए तो समझो हम इस सदिश का परिमाण बता रहे हैं। तो ए कैप का मतलब वेक्टर ए बटे ए, या यहाँ से आप कह सकते हो, अच्छा यही हमने एक बार फिर से हम लोगों ने लिख लिया था कि माड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम लोग ए भी कह सकते हैं, ये सदिश ए का परिमाण होता है। और यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर ये ए इंटू ए कैप। तो अभी ध्यान ये रखना है, एक तो ये कि इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, यह दिशा बताने के काम में आता है। अभी आप इस रूप में अगर गौर करो तो मान लो किसी भी सदिश राशि से संबंधित परिमाण हमको पता था, उस परिमाण के साथ जब हमने एकांक सदिश लगा दिया तो हमको सदिश राशि मिल गई। तो एकांक सदिश मुख्य रूप से इसमें दिशा होती है और ये किसी राशि के साथ जुड़ करके उसको वो सदिश राशि बनाता है, किसी परिमाण के साथ जुड़ करके उसको सदिश राशि बनाता है। आगे हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे लंब कोणिक एकांक सदिश कि एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप हम लोग एकांक सदिश कहते हैं, स्मॉल से व्यक्त करते हैं। और दरअसल इसकी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं ये, और उसके बाद वेक्टरों का वियोजन और वेक्टरों का परिणामी निकालना इस पाठ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि अगर मान लो जैसे एक्स वाई जेड हमारी जो अक्षें होती हैं परस्पर लंबवत होती हैं, तो उन दिशाओं, उन अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश अगर इस तरह से एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप हो, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप हो, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप हो, और मान लो जैसे इस तरह से यक्स है, वाई है, जेड है, मान लो कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक हमको पता है कि x1 y1 z1 है किसी समय पर। अब इस बिंदु P का इस मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम स्थिति सदिश निकालना चाहें, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन सदिश होगा, तो वो कितना होगा, x की दिशा में कितना है x1 आई कैप हो जाएगा, y अक्ष के अनुदिश घटक y1 जे कैप हो जाएगा, जेड अक्ष के अनुदिश घटक कितना है z1 के कैप हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा उसका विस्थापन सदिश उस स्थिति में। ठीक, हम इस रूप में इसलिए बात कर रहे हैं कि मान लो, अच्छा सरल स्थिति देखें, मान लो हम एक समतल में गति की केवल बात कर रहे हैं कि हमारे पास x और y दो अक्षें हैं। ठीक, x अक्ष के अनुदिश इधर हमारा आई कैप रहेगा, y अक्ष के अनुदिश जे कैप रहेगा। ठीक, मान लो कोई सदिश हमने एक खींचा, इस सदिश का x अक्ष के अनुदिश घटक कितना है, मान लो ये वेक्टर a था, इसका x अक्ष के अनुदिश घटक ax है, इसका y अक्ष के अनुदिश घटक मान लो ay है। तो यहाँ पर हम वेक्टर a को कैसे लिख सकते हैं,
एक्स अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स था, आई कैप प्लस वाई अक्ष के अनुदिश घटक ए वाई था, तो साथ में जे कैप। ये हमारा इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अभी आगे जब घटकों का वियोजन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। यहाँ हम लोग इसको इसलिए याद दे रहे हैं कि यहाँ से अगर हमें ए निकालना हो, ए का मतलब है वेक्टर ए का परिमाण निकालना हो, तो वो चीज़ बराबर होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, घटकों के वर्गों के जोड़ के वर्गमूल के बराबर। तो दरअसल यहाँ पर हम परिमाण की बात कर रहे थे, तो इसलिए अभी इसको एक बार ध्यान दे लेते हैं। बाकी तो एक दो क्लासों के बाद आगे हम लोग जब देखेंगे वेक्टरों का वियोजन पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल इतना कि एकांक सदिश में हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी सदिश राशि की दिशा में एकांक सदिश वह सदिश राशि बटे उस सदिश राशि के परिमाण के बराबर होती है। एकांक सदिश में केवल दिशा होती है, इसका परिमाण 1 होता है। तो अगर आप एकांक सदिश किसी राशि के साथ जोड़ते हो तो समझो आप उस राशि को सदिश राशि बना रहे हो, उसके परिमाण में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, क्योंकि 1 से गुणा करने का मतलब राशि के मान में कोई बदलाव नहीं। तो ठीक है, इसके बाद अभी ये तो एकांक सदिश था। अब हम लोग लंबकोणीय के एकांक सदिश जो आई कैप जे कैप के कैप कह रहे थे, 2 लाइन उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश या लंबकोणिक एकांक सदिश, या की जगह कई बार का रहता है, लंबकोणिक भी रहता है। देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, पहले एक बार जो लिखा है सुन लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की परस्पर लंबवत एक्स वाई व जेड अक्षों की धनात्मक दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिशों को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, और इन्हें क्रमशः स्मॉल आई कैप, स्मॉल जे कैप व स्मॉल के कैप से प्रदर्शित करते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश क्या हैं? ऐसे एकांक सदिश जो एक दूसरे के लंबवत हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों को एक दूसरे के लंबवत लेते हैं। एक्स वाई के लंबवत है, एक्स जेड के भी लंबवत है, वाई जेड के भी लंबवत है, वाई एक्स के भी लंबवत है, तो परस्पर वो इनमें से 3 में से कोई भी 2 एक दूसरे के लंबवत हैं। अब उसमें एक्स अक्ष की दिशा में अगर आप एकांक सदिश लो तो आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को हम लोग प्रायः के कैप से व्यक्त करते हैं। चूँकि एक्स वाई और जेड अक्षें एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इन अक्षों की धनात्मक दिशाओं के अनुदिश जो आपके एकांक सदिश होंगे वो भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्रम का ध्यान रखना है। एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। ठीक, एक बात। और दूसरी बात, नोट में फिर हम लोगों ने कुछ बात लिखी हैं। जैसे पहला तो ये कि ये एकांक सदिश हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, तो इनके परिमाण 1 होंगे, यानी आई कैप का परिमाण या जे कैप का परिमाण या के कैप का परिमाण ये तीनों 1 के बराबर होंगे। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई सदिश राशि है, मान लो ए वेक्टर है, और उसका आप एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में घटक क्रमशः ए एक्स, ए वाई और ए जेड हैं, यानी उस सदिश राशि का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स है, वाई अक्ष की दिशा में घटक निकालो तो ए वाई है, और जेड अक्ष की दिशा में घटक ए जेड है, तो हम उस सदिश राशि को इस रूप में भी घटकों के रूप में ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? अभी देखो, आप ऐसे समझ लो कि ए वेक्टर को आप यहाँ ऐसे लिख सकते थे ना, ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर के बराबर होता, जोड़ के तीनों दिशाओं में घटकों के योग के। और इस घटक को हम लोग क्या लिख सकते थे? ए एक्स वेक्टर को लिख सकते थे ए एक्स आई कैप, उसी तरह ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते थे? ए वाई जे कैप, उसी तरह ए जेड को लिख सकते थे ए जेड के कैप। तो घटकों के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स, ए वाई और ए जेड हैं, तो वेक्टर ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा, एकांक सदिश की जैसे हम लोगों ने एक परिभाषा लिखी थी ना, ऐसे इस रूप में कि एकांक सदिश बराबर, अगर इसका निकालना हो हमें, इसका मतलब ये है कि ये इसका परिमाण है। तो इसका परिमाण हमें अगर कभी निकालने की ज़रूरत हो, घटक रूप में कोई वेक्टर दिया हो, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे कि वेक्टर ए का परिमाण उनके घटकों के वर्गों के जोड़ के वर्गमूल के बराबर होता है। जो भी घटक हैं, जैसे एक्स का घटक, वाई का घटक, जेड का घटक, सबके वर्ग कर लो, जोड़ लो, जो जोड़ आएगा उसका वर्गमूल ले लो, वो उस वेक्टर का परिमाण होगा। केवल 2 घटक होते, मान लो एक्स और वाई 2 घटक होते, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उतने का वर्गमूल ले लेते, तो वो हमारा हो जाता उस वेक्टर ए का परिमाण। और तीसरी बात एक हम लोगों ने ये लिखी है कि प्रायः जो हमारी ये दिशाएं होती हैं,
पूरब दिशा, उत्तर दिशा और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर की दिशा, उनको क्रमशः पूरब को आई कैप, उत्तर को जे कैप और ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को के कैप से लेते हैं। आप देखो मानचित्र में जब हम लोग दिशा दिखाते हैं तो कुछ इस तरह दिखाते हैं ना, जैसे उत्तर ऊपर की ओर दिखाते हैं, साउथ दक्षिण यहाँ नीचे की ओर दिखाते हैं, इधर की तरफ हम लोग ईस्ट यानी पूरब दिखाते हैं और इधर की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम दिखाते हैं। याद रखने के लिए अभी जैसे भूगोल से कुछ चीज़ें आप ले लो, जैसे हिमालय हम लोगों के देश में हमारी स्थिति से उत्तर की ओर है और समुद्र दक्षिण की ओर है, तो हिमालय मानचित्र में गौर करो ऊपर की तरफ है ना, जिधर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल ये सब हैं, तो उत्तर की ओर ये दिशा हो गई ऊपर वाली। जो इधर पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं आपके, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जो भी हैं, उनको हम लोग पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, यानी पूरब और उत्तर की दिशा में जो राज्य हैं। तो इसका मतलब ये पूरब की वाली दिशा हो जाएगी। और इधर पश्चिम की तरफ पश्चिमोत्तर सीमा, जिधर पर शुरुआत में हम लोगों ने आक्रमण पढ़े हैं विदेशी आक्रांताओं के, तो पश्चिमोत्तर सीमा पर हुए हैं, तो उधर की तरफ से जिधर आज की तरफ, आज की तारीख में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब हैं, तो वो मानचित्र में हमारा इधर की तरफ है। जिधर हमारा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश उस साइड में उस किनारे पर है, तो उधर की तरफ से ये पश्चिम की दिशा। तो याद रखने का अपना अपना तरीका है, जैसे भी आप रह सको, या जो दिशाएं आप जानते हो, जैसे मान लो आप अपने पास पड़ोस में जो भी दिशा जानते हो कि अच्छा ये पूरब है, इसके इधर दक्षिण है, पूरब की तरफ अगर हम मुँह करके खड़े हो जाएं तो उसके बाद हमारा जो बायां हाथ होता है वो उत्तर की ओर होता है। ठीक, अब यहाँ पूरब की तरफ आप खड़े हो तो बायां हाथ का मतलब लेफ्ट साइड में, इधर की ओर उत्तर है। तो जैसे भी आप याद रख सको फिलहाल। और एक्स वाई जेड वाली अक्ष में हम लोग प्रायः क्या करते हैं, हम लोग यही कहने वाले थे ना कि इसको प्रायः एक्स दिखाते हैं, इसको प्रायः वाई दिखाते हैं, और जेड वाला बता देते हैं कि इसके लंबवत हमारी ओर बाहर की ओर है। तो वही हमने कहा था कि पूरब दिशा के अनुदिश हम प्रायः एक्स अक्ष को दिशा दिखाते हैं, तो पूरब दिशा में हमारा आई कैप हो जाएगा एकांक सदिश। उत्तर की ओर की दिशा ऊपर की ओर है, इधर हम प्रायः वाई कैप को दिखाते हैं, तो पूरब की उत्तर की ओर की दिशा के अनुदिश हमारा जो एकांक सदिश होगा उसमें जे कैप से कहेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वाली दिशा होगी उस दिशा में एकांक सदिश को के कैप से कहेंगे। और चूंकि एकांक सदिश दिशा को एक तरह से केवल प्रदर्शित करता है, परिमाण पर वो प्रभाव नहीं डालेगा गुणा करने में, क्योंकि एक से गुणा हम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर स्थितियों में जहाँ आई जे के ना दिया हो, एक्स वाई जेड ना दिया हो, ये पूरब उत्तर या ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की दिशा के हिसाब से कहा गया हो, तो वहाँ हम इस हिसाब से आई कैप, जे कैप और के कैप को कर लेंगे कि पूरब एक्स अक्ष आई कैप, उत्तर वाई अक्ष जे कैप, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी सदिश राशि में अदिश राशि से गुणा करते हैं तो क्या होता है, परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, सदिश राशि में वास्तविक संख्या से या किसी अदिश राशि से गुणन। देखिए हम लोगों ने इसके पहले जब वेक्टरों का प्रदर्शन पढ़ा था कि कैसे हम वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लो हमने कहा था कि एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, इसको हम लोग पूंछ कहते हैं या टेल कहते हैं, ये इसका अंतिम बिंदु होता है जिसे शीर्ष या हेड कहते हैं। इस तीर की लंबाई इस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है और इस तीर की दिशा उस सदिश राशि की यानी वेक्टर के दिशा को व्यक्त करती है। मान लो ये कोई वेक्टर ए था दिया हुआ है। ठीक, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो आपको कहा गया कि कोई वस्तु है, ये आपकी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है, मान लो हमको ये पता है कि u का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है और हमारी दिशा क्या है, ई की ओर है। ठीक, अब ई की ओर का ये दिशा है, ई का मतलब ईस्ट, पूरब की ओर है। अब अगर हम आपसे कहें कि अच्छा बताइए 3u वेक्टर का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 3u वेक्टर का मतलब u वेक्टर का 3 गुना, यानी 3 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। और दिशा क्या होगी, दिशा वही होगी हमारी अभी भी, है ना। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं 3u नहीं, आप -2u वेक्टर बताइए कितना है, तो -2 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट की ओर, है ना, मतलब पूरब की ओर, या इसी को आप कह सकते हो -20 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर, या इसको आप कह सकते हो कि 20 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम की ओर। अब इन दो पर आप गौर करिए, एक बार हमको सदिश राशि दी हुई थी,
मान दिया हुआ था, मात्रक दिया हुआ था, दिशा बताई गई थी। हमने कहा कि इसमें हमने एक संख्या से गुणा किया, मान लो धनात्मक संख्या से हमने गुणा किया 3 से, तो क्या हुआ, इसका परिमाण सीधे 3 गुना हो गया, 10 के बजाय 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। दिशा अभी भी वही है, पूरब की ओर है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हो, ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हो तो चाहे तो आप कह लो कि मान ऋणात्मक आ गया, दिशा वही है। या ऋणात्मक मान का मतलब है आप इस चिन्ह को दिशा के साथ जोड़ दो तो पूरब की ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, यानी किसी एक निश्चित बिंदु से पूरब की ओर हम ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, यानी उधर से हम निश्चित बिंदु की ओर लौट रहे हैं। या आप कह लो कि आप पश्चिम की दिशा की ओर जा रहे हो, ऋणात्मक का मतलब उल्टा कर लो उसका। तो यहाँ पर हमने जब ऋणात्मक संख्या से गुणा किया तो दिशा बदल गई है, धनात्मक संख्या से गुणा किए तो दिशा वही थी, केवल परिमाण बदला है। परिमाण तो ऋणात्मक संख्या से भी गुणा करने पे बदला है। तो जब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं से गुणन की, सदिश राशि में हम जब किसी वास्तविक संख्या से गुणा की बात करते हैं तो परिमाण हमारा उतने गुना हो जाता है जिस हम संख्या से गुणा कर रहे हैं। अगर वह संख्या धनात्मक है तो परिणाम जो हमारा उत्तर आएगा, गुणनफल जो आएगा, वह उसी दिशा में सदिश राशि प्राप्त होगी। और अगर हमने ऋणात्मक संख्या से गुणा किया था तो मान तो गुणनफल के बराबर होगा लेकिन दिशा हमारी बदल जाएगी सदिश की। तो एक ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, इसी में थोड़ा सा और एक बदलाव देखते हैं। मान लो हमारे पास ये गुणा जिस हम राशि से कर रहे हैं यह एक कोई संख्या न हो करके कोई राशि होती। जैसे मान लो इसी उदाहरण में जब आपने कहा था कि u का मान 10 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर है, हमने कहा था 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो आपने कहा 3 से गुणा करने पर वेग ही प्राप्त होगा और उसी दिशा में। लेकिन अगर हम 3 के बजाय कहते कि अच्छा जरा आप 3 किलोग्राम से इसमें गुणा करिए, तो 3 किलोग्राम से अगर आप 10 मीटर प्रति सेकंड में गुणा करते इस दिशा की ओर तो हमारा परिणाम कुछ ऐसे आता और इसका मतलब कितना होता, ये 3 गुणा 10 30 हो जाता। लेकिन अब आप गौर करिए, मात्रक बदल गया है, मतलब राशि बदल गई है, दिशा अभी भी वही है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम किसी राशि से मतलब अदिश राशि से गुणा करते हैं जिसका अपना खुद का कोई मात्रक होता है तो गुणनफल में हमें एक नई राशि प्राप्त होती है। हाँ, उस नई राशि का परिमाण अवश्य इनके आंकिक मानों के गुणनफल के बराबर होगा। दिशा भी धनात्मक से गुणा करने पर वही प्राप्त होगी लेकिन राशि बदल जाएगी। जैसे इस उदाहरण में आप द्रव्यमान और वेग से गुणा करते तो यहाँ पर आपको मिलता संवेग, रेखीय संवेग मिलता। इसी तरह जैसे मान लो त्वरण दिया हुआ है कहीं और त्वरण में आप द्रव्यमान से गुणा करते तो आपको एक नई भौतिक राशि बल प्राप्त होती। तो 3 चीज़ें हम लोग मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। पहली 2 तो हैं जो हमारी संख्याओं से जुड़ी हुई हैं, वास्तविक संख्याओं से जुड़ी हुई हैं, कि जब आप धनात्मक संख्या से किसी सदिश राशि में गुणा करते हो तो आपका गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होती है, उसी दिशा में प्राप्त होती है और परिमाण केवल उतने गुना हो जाता है जिससे आपने गुणा किया है। दूसरा, जब आप ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हो तो परिमाण तो उतने ही गुना हो जाता है जितने से आपने गुणा किया है और राशि भी वही रहती है जब आपने ऋणात्मक संख्या से गुणा किया है, लेकिन दिशा बदल गई है, ऋणात्मक से गुणा करने पर दिशा बदल गई है। और तीसरी स्थिति क्या थी, जब आपने किसी ऐसी राशि से गुणा किया, ऐसी संख्या या का कहें राशि कहें, राशि से गुणा किया है, अदिश राशि से गुणा किया है जिसमें मान और मात्रक तो है ही, मान तो है ही, साथ में मात्रक भी है। तो वास्तविक संख्या थी तो अलग बात थी, केवल परिमाण या दिशा बदल रही थी। लेकिन जब आप राशि से गुणा कर रहे हो जिसका अपना खुद का कोई मात्रक है तो गुणनफल में राशि भी बदल जाएगी और मान तो बदलेगा ही। मान जैसे पहले बदल रहा था मान उसी तरह बदलेगा, धनात्मक संख्या में उतने गुना उसी दिशा में, ऋणात्मक संख्या में उतने गुना लेकिन विपरीत दिशा में। पर मात्रक होने पर ध्यान देना कि अदिश राशि से गुणा करने पर राशि भी बदल जाएगी। तो ये 3 बातें थोड़ा संक्षेप में लिख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं, फिर से एक बार जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि जब किसी सदिश राशि में हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं या किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं जिसका कोई मात्रक है तो क्या होता है। तो पहला है कि किसी सदिश राशि, मान लो p वेक्टर है, को एक वास्तविक संख्या यस जिसका कोई मात्रक या विमीय सूत्र ना हो, हम ऐसी संख्या से गुणा कर रहे हैं जिसका कोई मात्रक या विमीय सूत्र नहीं है, तो गुणा करने पर एक नया सदिश
कैपिटल आर वेक्टर प्राप्त होता है। और ध्यान रखना ये कैपिटल आर वेक्टर उसी प्रकार का या उसी राशि का सदिश है, राशि नहीं बदली है। कब? जब हम वास्तविक संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो प्राप्त होता है जिसका परिमाण यस व पी वेक्टर जो परिमाण था उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो पी वेक्टर हमारे पास एक सदिश राशि थी, ठीक, हमने यस एक धनात्मक संख्या थी जिससे हमने उसमें गुणा किया, तो हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ आर वेक्टर प्राप्त हुआ। और ये इस प्रकार होगा कि आर वेक्टर बराबर यस इंटू पी वेक्टर, या यहाँ से इसी वाले में आप कहो तो इस स्थिति में जो आर वेक्टर का परिमाण होगा वो यस और पी वेक्टर के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। और यहाँ आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट और वो पी वेक्टर समान दिशा में होंगे, और अगर यस धनात्मक हो, और अगर इसी में यस अगर ऋणात्मक हो तो ध्यान देना ऋणात्मक है लेकिन संख्या है, इसका कोई मात्रक या विमीय सूत्र नहीं है, तो जो आर मिलेगा यानी इन दोनों का जो गुणनफल मिलेगा वह आर वही वाली राशि होगी जो ये पी है। बस अंतर ये है कि अब दिशा बदल गई है, यानी जो पी वेक्टर की दिशा थी अब आर वेक्टर की दिशा उसके विपरीत हो जाएगी। कब? जब आप ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर आर वेक्टर और पी वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे। कब? अगर यस आपका ऋणात्मक हो, बाकी राशि ये भी वही होगी, राशि ये भी वही होगी, परिमाण अभी भी यही होगा ना। परिमाण की अगर हम बात करें तो अभी भी आर वेक्टर का परिमाण यस और पी वेक्टर के परिमाण के बराबर ही होगा, बस अंतर केवल दिशा का होगा कि दिशा आर वेक्टर की विपरीत हो गई है। लेकिन अगर हम यस हमारे पास कोई वास्तविक संख्या नहीं है, ऐसा कोई राशि है जिसका कोई मात्रक है या जिसका विमा या विमीय सूत्र है, ऐसी अदिश राशि है, तो आर वेक्टर जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा दोनों का गुणनफल वह भी एक नई सदिश राशि प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देना वही वाली सदिश राशि थी, जो पी वेक्टर राशि है वही वाली आर वेक्टर है, केवल परिमाण बदलता था। यहाँ पर क्या है, नया सदिश प्राप्त होगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मान लो वेग वेलोसिटी वी वेक्टर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर है, एक राशि हो गई सदिश। दूसरा द्रव्यमान ले रहे हैं, वो एक अदिश राशि है, स्मॉल एम बराबर 2 किलोग्राम है। हम दोनों का गुणा कर रहे हैं, इस अदिश राशि का इस सदिश राशि में जब गुणा कर रहे हैं तो यम वी वेक्टर जो प्राप्त होगा वह एक नई सदिश राशि होगी, संवेग होगा। यहाँ खाली परिमाण ही नहीं बदल रहा है, राशि भी बदल जा रही है। कब? जब इस वाली अदिश राशि में मात्रक भी है, संख्या नहीं है, राशि है, तो गुणनफल बाकी वैसे ही रहेगा, 10 गुणा 2 यानी 20 हो जाएगा, इसका किलोग्राम इसका मीटर प्रति सेकंड, पर ये एक नई राशि संवेग होगी। हाँ, दिशा इसकी भी अभी वही होगी। अगर इसी में यहीं कुछ ऋणात्मक आ गया होता तो फिर दिशा बदल जाती। तो मुख्य रूप से अभी इतना ध्यान रखना था, बाकी शेष फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वेक्टरों के योग पर या वेक्टरों के वियोजन पर, वेक्टरों का जोड़ना घटाना, वेक्टरों का वियोजन और वेक्टरों का गुणनफल। तो अभी अगले कुछ टॉपिक में ये सब रहेगा। तब तक आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।